प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था मनु की परराष्ट्र नीति। मनु ने परराष्ट्र नीति में दो प्रकार के सिद्धांत बताए हैं, दो प्रकार के पक्ष बताए हैं, सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष जो है उसमें तीन प्रकार के सिद्धांत हमारे सामने आए थे: मंडल सिद्धांत, षाटगुण्य नीति और उपाय। मंडल सिद्धांत, षाटगुण्य नीति और उपाय। दूसरा है व्यवहारिक पक्ष। तो सैद्धांतिक पक्ष जो था, पहला जो सैद्धांतिक पक्ष था, उसमें हमने मंडल सिद्धांत कर लिया था और षाटगुण्य नीति कर लिया था। षाटगुण्य नीति में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, षाटगुण्य नीति में मनु ने 6 विकल्प बताए थे या 6 गुण बताए थे। कौन कौन से थे? संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेधिभा और संशय। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेधिभा और संशय, ये 6 गुण थे जो कि एक राजा के द्वारा दूसरे राजा के लिए अपनाए जाते हैं। आज हम करेंगे इसका आखिरी तीसरा बिंदु, उपाय। वैसे तो जितने भी भारतीय ग्रंथ हुए हैं, जितने भी भारतीय ग्रंथ हैं, उसमें उपायों का वर्णन किया गया है। उपायों का वर्णन किया गया। मनुस्मृति में भी 4 प्रकार के उपाय बताए हैं। मनु ने भी 4 प्रकार के उपाय बताए। कौन से? साम, दान, दंड, भेद। साम, दान, दंड, भेद, ये 4 प्रकार के उपाय हैं जो एक राजा दूसरे राज्य या दूसरे राज्य के लिए अपनाता है। एक राजा के द्वारा अपनाए जाने वाले 4 उपाय हैं जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी मिलते हैं और मनुस्मृति में भी 4 प्रकार के उपाय बताए गए: साम, दान, दंड, भेद। तो सबसे पहले साम। साम क्या है? साम का अर्थ है, साम जो है इसका अर्थ है विपक्षी को प्रेम प्रदर्शन द्वारा, विपक्षी राजा जो है, विपक्षी राज्य जो है, उसको प्रेम प्रदर्शन द्वारा एवं विशेष आदर देकर, प्रेम प्रदर्शन द्वारा या विशेष आदर देकर अपने अनुकूल बना लेने को साम कहा जाता है। अपने अनुकूल बना लेने को साम कहा जाता है। साम क्या है? साम है जो विपक्षी राजा है, जो विपक्षी राजा, उसको विशेष आदर देकर या मान सम्मान देकर या प्रेम प्रदर्शन के द्वारा अपने अनुकूल बना लेना साम कहलाता है। अपने अनुकूल बना लेना साम कहलाता है। दूसरा आता है दान। दान, विपक्षी राजा को धन या संपत्ति देकर अपने पक्ष में कर लेने को, धन या संपत्ति देकर अपने पक्ष में कर लेने को दान कहा जाता है। विपक्षी राजा जो है उसको एक राजा द्वारा धन दिया जाता है या संपत्ति दी जाती है और उसे अपने पक्ष में कर लिया जाता है, उसे दान कहा जाता है। तीसरा आता है दंड। दंड से अभिप्राय है, दंड से क्या मतलब है? दंड का अर्थ क्या है? दंड से अभिप्राय है कि शत्रु को बल प्रयोग के द्वारा अपने अनुकूल किए जाने के लिए बाध्य कर देना। दंड का मतलब है, दंड का अर्थ है किसी भी शत्रु को बल प्रयोग के द्वारा, बल प्रयोग करके अपने अनुकूल होने के लिए बाध्य कर देना, अपने फेवर में होने के लिए बाध्य कर देना, अपने अनुकूल होने के लिए बाध्य कर देना। ये था तीसरा, दंड। अब चौथा आता है भेद। भेद का अर्थ क्या है? शत्रु की जो शक्ति है उसको समाप्त कर देने के मंतव्य से शत्रु पक्ष व उसकी प्रकृतियां, उसके मित्रों तथा उसके सहायकों आदि के मध्य फूट डालकर उनमें मतभेद उत्पन्न करने का नाम
मनु ने भेद कहा है। क्या है भेद? क्या है भेद? का अर्थ है जो विपक्षी राजा है या जो शत्रु राजा है उसकी शक्ति को समाप्त कर देने के इरादे से, मंतव्य से, समाप्त कर देने के इरादे से या मंतव्य से शत्रु पक्ष की जो प्रकृतियां हैं, उसके जो मित्र हैं, उसके जो सहायक हैं, उनमें फूट डालकर उनमें आपस में उनके मध्य या उनमें आपस में फूट डालकर उनमें मतभेद उत्पन्न करने का नाम भेद दिया गया है। मतभेद जो उत्पन्न कर दिया उसको भेद कहा गया है। तो ये थे 4 उपाय: साम, दान, दंड, भेद। मनु का परराष्ट्र नीति का सैद्धांतिक पक्ष यहाँ समाप्त होता है। सैद्धांतिक पक्ष में उसने 3 सिद्धांत बताए हैं: मंडल सिद्धांत, षाटगुण्य नीति, उपाय आज हमने कर लिया। उपाय में साम, दान, दंड, भेद। अब सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पक्ष जो आता है, दूसरा पक्ष जो है वो है परराष्ट्र नीति का व्यवहारिक पक्ष में मनु ने 2 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई हैं। 2 प्रकार की व्यवस्था कौन कौन सी? दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था। दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था। तो हम सबसे पहले करेंगे दूत व्यवस्था। मनु ने दूतों की भूमिका को परराष्ट्र संबंधों के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। मनु ने दूतों की जो भूमिका है उसको परराष्ट्र संबंध के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना। अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूतों की जो दूत कार्य करते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूत जो भूमिका निभाते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है परराष्ट्र नीति या परराष्ट्र संबंधों के संचालन में। उसके अनुसार, मनु के अनुसार, राज्य के मैत्रीपूर्ण और अमैत्रीपूर्ण संबंधों का मूल आधार दूत ही होते हैं। राज्य के मैत्रीपूर्ण और अमैत्रीपूर्ण संबंधों का मूल आधार कौन होते हैं? दूत ही होते हैं। ये दूत ही होते हैं जो राज्य के मैत्रीपूर्ण संबंध, मतलब एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ मैत्री करा सकते हैं और एक राज्य के साथ दूसरे राज्य को शत्रु बना सकते हैं, अमैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो मैत्रीपूर्ण संबंध भी ये दूत ही बनाएंगे और अमैत्रीपूर्ण संबंध भी ये दूत ही बनाएंगे। मनु का कहना था कि दूत ही शत्रु से मेल करा देता है। ये दूत ही है जो शत्रु से मेल करा सकता है, शत्रु से मेल करा सकता, और ये दूत ही है जो मिले हुए शत्रु से विग्रह करा सकता है। एक शत्रु है उससे तो ये मेल करा सकता है, और जो शत्रु मिल गया है उससे ये विग्रह करा सकता है। तो ये दूत ही है जो शत्रु से मेल करा सकता है और ये दूत ही है जो शत्रु से विग्रह करा सकता है। दूत वह कार्य कर सकता है जिससे परस्पर मैत्री में फूट पड़ सकती है। दूत वह कार्य भी कर सकता है जिससे परस्पर मैत्री जो है, मित्रता जो है, उसमें फूट पड़ सकती है। ये थे दूत व्यवस्था। दूत व्यवस्था क्या है? दूत को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। दूत वह है जो शत्रु से मेल करा सकता है और मिले हुए शत्रु से विग्रह करा सकता है। दूत की भूमिका मैत्रीपूर्ण भी हो सकती है और अमैत्रीपूर्ण भी हो सकती है। दूत की बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है परराष्ट्र नीति में। ये था दूत व्यवस्था। अब आता है दूतों की योग्यताएं। दूतों की क्या क्या योग्यताएं बताइए मनु ने। मनु के अनुसार शस्त्रों का विशिष्ट ज्ञान। मनु के अनुसार शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञान, शास्त्र जो होते हैं उनका विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए उसको। मनु के अनुसार शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञान एवं शुद्ध हृदयता, शुद्ध मन का होना चाहिए, शुद्ध हृदयता, चतुर होना चाहिए, कुलीनता भरी हुई होनी चाहिए उसमें, मद्यपान से रहित, मद्यपान करने वाला नहीं होना चाहिए, मद्यपान से रहित, शत्रुओं के पक्ष में ना आना, ऐसा दूत
जो शत्रुओं के पक्ष में नहीं आए। शत्रुओं के पक्ष में ना आना, गणितज्ञ होना, निर्लोभी होना, जिसको किसी प्रकार का कोई लोभ ना हो, गणितज्ञ होना, निर्लोभी होना, धर्म युक्त होना, धर्म से युक्त होना, विभिन्न लिपियों का ज्ञान, कॉमा लगाते हैं ना, विभिन्न लिपियों का ज्ञान, विभिन्न प्रकार की जो लिपियां हैं उनका ज्ञान होना, कार्य करने की क्षमता, कार्य जो दिया गया उसको करने की क्षमता, विश्वास पात्र, राजा का विश्वास पात्र होना आदि दूतों के आवश्यक गुण माने गए हैं। ये सब दूतों की योग्यताएं आवश्यक गुण माने गए हैं। दूतों में ये सब प्रकार के गुण होने चाहिए। तो ये थी दूत व्यवस्था। अब आती है गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर क्या है? मनु के अनुसार गुप्तचर दूसरे राज्य की शक्ति और दुर्बलताएं तथा व्यवस्था, दूसरे राज्य की शक्ति, दुर्बलताएं तथा व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करके राजा तक पहुंचाता है। गुप्तचर क्या करता है? गुप्तचर दूसरे राज्य की शक्ति, दुर्बलता तथा व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने राजा तक पहुंचाता है, अपने राजा को देता है, अपने राजा तक पहुंचाता है। साथ ही गुप्तचर, इसके साथ ही गुप्तचर वह कार्य भी करता है कि वे अपने राज्य में रह रहे, उसके राज्य में जो रह रहे, अपने राज्य में रह रहे दूसरे राज्य के गुप्तचरों का पता लगाए, दूसरे राज्य के जो गुप्तचर उनका पता लगाए और उनके बारे में राजा को सूचित करे। उनके बारे में क्या करे? राजा को सूचित करे। ये है गुप्तचर व्यवस्था। अब गुप्तचरों के प्रकार, मनु ने गुप्तचरों के 5 प्रकार बताए हैं। 5 प्रकार, 5 टाइप्स, 5 प्रकार बताए हैं। पहला है कापाटिक। कापाटिक कपट व्यवहार में दक्ष, जिसको कपट व्यवहार करना आता हो, कपट व्यवहार में दक्ष एवं जीविका के इच्छुक व्यक्ति को मनु ने कापाटिक गुप्तचर का नाम दिया है। कपट व्यवहार में जो दक्ष है एवं जीविका का इच्छुक व्यक्ति को मनु ने कापाटिक गुप्तचर का नाम दिया है। दूसरा आता है गृहपतिक। कापाटिक 5 गुप्तचर कौन कौन से? कापाटिक, गृहपतिक, तापस, व्यापारी और उदयस्थित। कापाटिक, उदयस्थित, व्यापारी, तापस और गृहपतिक। तो दूसरा गुप्तचर आता है, पहला गुप्तचर है कापाटिक, दूसरा गुप्तचर आता है उदयस्थित। उदयस्थित कौन सा गुप्तचर? उदयस्थित के बारे में क्या कहा है? मनु ने संन्यास धर्म से पतित हो गए जो व्यक्ति सन्यासी है या जिसने संन्यास धर्म को अपना लिया है, संन्यास धर्म से पतित हो गए, संन्यास धर्म से जो गिर गया है, संन्यास धर्म से पतित हो गए बुद्धिमान, शुद्ध अंतःकरण वाले जीविका के इच्छुक को उदयस्थित कहा गया है। शुद्ध अंतःकरण जीविका के इच्छुक व्यक्ति को उदयस्थित कहा गया है। जो संन्यास धर्म से पतित हो गया है उसे उदयस्थित कहा गया है। तीसरा आता है गृहपतिक। मनु ने जीविका से रहित एवं किसान की वेशभूषा में रहकर गुप्तचर का कार्य करने वाले, जो कृषि कार्य करे, किसान की वेशभूषा में रहकर कृषि कार्य करे, परंतु कृषि कार्य के स्थान पर, परंतु कृषि कार्य उसका किसान की वेशभूषा में है तो कृषि कार्य, परंतु कृषि कार्य के स्थान पर जो गुप्तचर का कार्य करे उसे मनु ने गृहपतिक गुप्तचर कहा है। तो गृहपतिक क्या है? किसान की वेशभूषा में रहकर कृषि कार्य के स्थान पर जो व्यक्ति गुप्तचर का कार्य कर रहा है, मनु ने उसे गृहपतिक कहा है, गृहपतिक गुप्तचर का नाम दिया है। नेक्स्ट आता है तापस। तापस क्या है? तपस्वी की वेशभूषा में रहकर गुप्तचर का कार्य करने वाले व्यक्ति को मनु ने तापस कहा है। तपस्वी की वेशभूषा में रहकर गुप्तचर कार्य करने वाले व्यक्ति को मनु ने तापस कहा है। और लास्ट आता है व्यापारी। व्यापारी की वेशभूषा में रहकर
जीविका रहित व्यक्ति व्यापारी की वेशभूषा में रहकर जीविका रहित व्यक्ति को जो वास्तव में गुप्तचर का कार्य कर रहा है, मनु ने उसे व्यापारी गुप्तचर कहा है। तो ये 5 प्रकार के गुप्तचर थे। मनुस्मृति में गुप्तचरों की योग्यताएं, उनके कार्यविधि तथा व्यवहार आदि के विषय में विस्तृत विवेचन नहीं किया गया है। तो ये थे मनु की परराष्ट्र नीति। मनु की परराष्ट्र नीति में हमने देखा, मनु ने परराष्ट्र नीति के 2 पक्ष बताए, सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में 3 सिद्धांत लाए मनु, मंडल सिद्धांत, षाडगुण्य नीति और उपाय। व्यवहारिक पक्ष में 2 व्यवस्थाएं, दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था। ये सब हमने कर लिया आज। यहाँ आपका परराष्ट्र नीति समाप्त होता है।